a dream to bring India to the Olympics and our shared dream to bring the Olympics to India. लेकिन क्यों? इंडियन गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड कर रही है। करंटली एक इंडियन डेलीगेशन भी पेरिस में है, वहां के अरेंजमेंट को स्टडी कर रहा है। इनफैक्ट अहमदाबाद को इसके लिए होस्ट सिटी ऑलरेडी चुन लिया गया है। हमें ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि 2036 ओलंपिक भारत में ही होने वाला है, और मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि कोई और कंट्री ओलंपिक होस्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ओके, सो ये ही टॉपिक मेन है पूरे वीडियो का, क्योंकि मैंने सोचा कि पूरे इस टाइप का एनालिसिस से लेके आऊँ ओलंपिक्स में क्या प्रॉब्लम्स है बैडमिंटन के रिलेटेड और सब कुछ। बट यहीं पे जो मेन इशू है ना, जो ओपन लेटर में इनके वीडियोस बहुत बढ़िया है होते हैं, मैं देखता हूँ, तो उन्होंने ही ऐसे वीडियो बना दिया। तो इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पिछले 20 साल में देखें तो 2004 में एथेंस में ओलंपिक हुए थे, जिसके लिए 11 कंट्रीज ने बिड किया था, लेकिन उसके बाद बिडर्स कम होते चले गए। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसके लिए सिर्फ 3 कंट्रीज बिड कर रही थी, और अभी जो पेरिस में ओलंपिक हुए हैं इसके लिए सिर्फ 2 कंट्रीज ने बिड किया था, पहली फ्रांस और दूसरी यूएसए। ओलंपिक्स कमेटी को लग रहा था कि शायद 2028 ओलंपिक्स के लिए कोई बिड ही ना करे, इसीलिए जब यूएसए 2024 की बिड हार गया तो ओलंपिक कमेटी ने उसी टाइम उन्हें 28 ओलंपिक्स के लिए होस्ट बना दिया। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि एक इतना बड़ा इवेंट जिसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कवरेज और लाइमलाइट मिलती है, उसे होस्ट करने के लिए कंट्रीज में कंपटीशन बढ़ने की जगह कम होता जा रहा है? और जब बाकी कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं है तो भारत इतने एक्साइटमेंट में आगे इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? A nation in its journey through time reaches a tipping point, a point when it changes the course of its history. India has arrived. इंडिया हैज अराइव्ड। बेसिकली गवर्नमेंट ओलंपिक्स इसलिए होस्ट करना चाह रही है क्योंकि उन्हें भारत की बढ़ती ग्लोबल इंपॉर्टेंस और पावर को वर्ल्ड डोमिनेशन, जैसे चाइना ने 2008 में किया था और ब्राजील ने 2016 में। कुछ ओपिनियन ये भी है कि ओलंपिक होस्ट करने से भारत में स्पोर्ट्स को काफी बूस्ट मिलेगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और देखो, स्पोर्ट को जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बूस्ट मिलेगा और सब कुछ, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं कि अगर बाहर वाले जब इंडिया आते हैं ना तो वो फॉरेन करेंसी लेके आते हैं यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारा इंडियन रुपी है वो नीचे है, डाउन है, तो वो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे लेके आएंगे जब टूरिज़्म बढ़ता है और ये सब कुछ बढ़ता है। तो टूरिज़्म इन द सेंस कि बाहर से यहाँ पे लोग देखने आएंगे, तो मतलब यहाँ की सारी चीज़ें बढ़ेगी। बट स्टिल अगर जैसे पेरिस में हो रहा है, तो इवन मैंने खुद ने भी सोचा था कि पेरिस में जाके कवरेज करता हूँ या फिर कुछ भी, तो एज एन बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं बाहर जाने में, तो एज एन ऑडियंस बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो ये चीज़ जो लोग बोलते हैं ना कि अगर इंडिया में हो रहा है तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, यस मिल सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं। बट इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं आगे, वो इसी वीडियो में आएगा और डिस्कस करते रहेंगे। टूरिज्म बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। मेरे हिसाब से भारत में फिलहाल ओलंपिक्स होस्ट करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। सही बात जितनी एक्सपेक्टेशन लोग लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए डिटेल में समझाता हूँ। The government of India is considering a bid for the 2036 Olympic Games. Prime Minister said that India will bid for the 2036 Olympics. बहुत ज़्यादा चांसेस है 2036 में हो जाएंगे इंडिया के लिए बहुत उत्साहित है। ओलंपिक्स हमेशा से सिटीज के लिए एक बड़े ग्रैंड इवेंट रहे। ओलंपिक्स का कनेक्शन एंशिएंट ग्रीस से है। ओलंपिया नाम की एक सिटी में इसे ग्रीक गॉड जियस के ऑनर में होस्ट किया जाता था। सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक 776 बीसी में कराए गए थे। अगर आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि एंशिएंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन जो थी वो कॉम्बैट स्पोर्ट देखने का वहां पर एक ट्रेडिशन था। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत इसी तरह से होती है 1896 में। इन्हें ग्रीस के एथेंस में ही होस्ट किया गया था। इसमें 14 जो लोग देख रहे हैं जो बैडमिंटन के रिलेटेड इंटरेस्टेड है, वो लोग बताओ कि बैडमिंटन शुरुआत कहाँ से हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी, कमेंट में बताओ। कंट्रीज के 241 एथलीट्स ने 43 अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और ये ओलंपिक्स बहुत सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन जितना सक्सेसफुल फर्स्ट ओलंपिक हुआ उतने सक्सेसफुल बाद के कुछ ओलंपिक नहीं हो पाए। 1900 का पेरिस ओलंपिक और 1904 का सेंट लुई ओलंपिक काफी ठंडे रहे थे। 1904 के ओलंपिक में सिर्फ 650 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 580 एथलीट्स अकेले अमेरिका से आए थे जहां पे ये इवेंट हो रहे थे। एक्चुअली उस टाइम पर सिविलियन एयर ट्रैवल नहीं होता था और अमेरिका पहुंचने के लिए ये पूरे इतने बड़े ओशन को क्रॉस करके जाना पड़ता था। इसीलिए बहुत
सारे देशों की टीम वहां पे पहुंच ही नहीं पाई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी को पता था कि ये गेम काफी डिजास्टरस रहे, इसीलिए उन्होंने 1906 में ओलंपिक्स की 10वीं एनिवर्सरी पर एथेंस में एक इंटरिम ओलंपिक करवाने का आइडिया प्रपोज किया, जिसे कि ग्रीस गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया। इस ओलंपिक में 20 कंट्रीज से 900 एथलीट्स आए और इन्हें देखने के लिए क्राउड भी काफी ज्यादा आया था। और ऐसा कहा जाता है कि इसी इंटरिम ओलंपिक ने कहीं ना कहीं ओलंपिक को बंद होने से बचा लिया। इसके बाद 1924 के पेरिस ओलंपिक काफी गेम चेंजर रहे थे। वैसे ये ओरिजिनली एम्स्टरडैम में होने वाले थे, क्योंकि आईओसी को पता था कि पिछली बार जब पेरिस में ओलंपिक हुए थे तो बड़ा डिजास्टरस रहे थे, लेकिन इस बार पेरिस के ओलंपिक्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। पहली बार ओलंपिक के लिए इन्होंने स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि ओलंपिक विलेज, स्विमिंग पूल और बाकी सारी चीजें। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक से गेम की लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई, जिसे कवर करने के लिए 1000 से ज्यादा जर्नलिस्ट वहां पर आए थे। इन गेम्स में 3000 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 6 लाख से भी ज्यादा स्पेक्टेटर्स ने ये गेम को देखा था। इस ओलंपिक की सक्सेस को देखते हुए आईओसी की पावर और तेजी से बढ़ती चली गई। समर और विंटर ओलंपिक भी अलग अलग होने लगे, क्योंकि कई सारे जो विंटर गेम्स थे वो समर में नहीं खेले जा सकते थे। ओवर द ईयर्स ओलंपिक की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में भी 1 मिलियन से ज्यादा लोग 1932 में हुए लॉस एंजलिस ओलंपिक को देखने गए थे, और उस टाइम पर आईओसी को टोटल $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, जबकि ये उस टाइम के शॉर्टेस्ट ओलंपिक थे जो सिर्फ 16 दिन तक चले थे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले म्यूनिक ओलंपिक भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसमें हिटलर अपनी कंट्री को पूरी दुनिया के आगे प्रोजेक्ट करना चाहता था। इसके बाद 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये सक्सेसफुल तो रहे, लेकिन इस टाइम पीरियड में कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी। अमेरिकन और सोवियत के बीच स्पेस रेस शुरू होने से पहले ही एक मेडल रेस शुरू हो गई थी। इस ओलंपिक में दोनों कंट्रीज के बीच काफी फ्यूरियस कंपटीशन देखने को मिला था। इस टाइम तक ओलंपिक डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अपनी मसल फ्लेक्स करने का एक तरीका बन चुका था। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में जर्मनी ने एक स्टेडियम बनाने के लिए $650 मिलियन खर्च कर डाले थे। इन गेम्स के लिए कुछ ऐसी बिल्डिंग्स की डिजाइन की गई थी जो आज भी आर्किटेक्चरल मार्वल कही जाती है, लेकिन फिर भी म्यूनिक ओलंपिक इस चीज की वजह से नहीं जाने जाते। वो जाने जाते हैं ब्लैक सितंबर के लिए। म्यूनिक ओलंपिक शुरू होने के 10 दिन बाद 8 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने इजराइल की टीम पर अटैक कर दिया था, जिसमें 2 एथलीट्स की जान गई थी और 9 लोगों को इन्होंने हॉस्टेज बना लिया। अभी भी जो पेरिस में चल रहे थे वहाँ पे भी कुछ एथलीट्स ने बताया था कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं उनको, वहाँ पे कुछ चोरी हुई है, कुछ भी ऐसा कुछ न्यूज़ में आया था। तो ये चीज़ें होती है। The terror group Black September held 11 members of the Israeli team hostage in their own rooms and shot 2 of them. The assailants' principal demand: the release of more than 200 Palestinians, most of whom were imprisoned in Israel. Negotiations with the German government led nowhere. ये सिर्फ ओलंपिक के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ब्लैक डे कहा जाता है। इसी इंसिडेंट के बाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने एक रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन चलाया था, जिस पे कभी किसी और वीडियो में बात हो सकती है। म्यूनिक नाम से एक हॉलीवुड मूवी भी इसी इंसिडेंट पर आई थी। जर्मन पुलिस ने उस टाइम पर एक फेल्ड रेस्क्यू अटेम्प्ट किया, लेकिन इसमें से 5 मिलिटेंट्स के अलावा सारे के सारे हॉस्टेजेस मारे जा चुके थे। लेकिन द गेम मस्ट गो ऑन। स्पीच आईओसी के प्रेसिडेंट ने दी थी और इजराइल के साथ बाकी सारी कंट्रीज ने भी डिसाइड किया था कि ओलंपिक्स कंटिन्यू होने चाहिए, लेकिन इस इंसिडेंट ने ओलंपिक को लेकर सरकारों के अंदर एक परसेप्शन सा बदल दिया। म्यूनिक ओलंपिक से जस्ट पहले मैक्सिको में ओलंपिक हुए थे और वहां पर भी काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, और इन दोनों ही इंसिडेंट के बाद ओलंपिक्स पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब कंट्रीज इसे एक पॉलिटिकली रिस्की इवेंट समझने लगी। देखो, जब भी कोई बड़ा इवेंट्स होता है ना, जैसे स्पोर्ट्स का हो रहा है या फिर कोई इवेंट हो रहा है जहाँ से बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से लोग आने वाले हैं या फिर कुछ भी होता है, तब मेजॉरिटी कंट्रीज़ आप देखो वहाँ पे ऐसे हल्ले और ये सारी चीज़ें होती है। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है। पॉलिटिकली चीज़ें होती है इस चीज़ में कि जैसे अगर करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट वाले लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा है तो ये चीज़ें तो होनी ही है, तो उसी को कंट्रोल कैसे करते हो वो ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। 1977 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में काफी करप्शन स्कैंडल भी सामने आए थे। कनाडा को इन ओलंपिक्स के लिए अपने ओरिजिनल बजट से 13 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे। ओरिजिनली इनका बजट $124 मिलियन का था, जो बढ़ते बढ़ते $1.5 बिलियन पे पहुंच गया था। क्यूबेक प्रोविंस जहां पर ये ओलंपिक करवाए गए थे, उसे 30 साल लग गए इस डेट से रिकवर होने में, और इसीलिए कंट्रीज को अब ओलंपिक होस्ट करना काफी महंगा सौदा लगने लगा था। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि 1984 तक हालत ये हो गई थी कि ओलंपिक्स कोई भी कंट्री होस्ट ही नहीं करना चाह रही थी। लास्ट में यूएस की सिटी लॉस एंजलिस फाइनली आगे आई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। वो इन ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करने वाले थे और ना ही इनमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली थी। इसीलिए इन ओलंपिक्स में लॉस एंजलिस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेडियम थे और जो ग्राउंड थे, उन्हीं पे सारे गेम खेले गए। वही चीज होनी चाहिए। जैसे अभी आप नोटिस करो कि जब भी कोई ओलंपिक्स होते हैं, जैसे पेरिस में हो रहे हैं या फिर कोई भी जगह पे हो रहे हैं, तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए बनाए जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला अहमदाबाद में, जो ऑफकोर्स मेरा घर भी है वहीं पे,
तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे कि ये बनेगा, जैसे स्विमिंग पूल अलग अलग बना रहे हैं या फिर कोई नए बैडमिंटन कोर्ट्स बन रहे हैं, कुछ भी नई नई चीज़ें बन रहे हैं। बट जो बेसिक चीज़ होती है कि एक बजट बनाया जाता है कोई भी इवेंट हो उससे पहले कि इतना खर्चा, ऑफ कोर्स ओवर बजट हमेशा चीज़ें जाती है, बट अगर 150 मिलियन का रखा हुआ टारगेट और 1.5 बिलियन जा रहा है ना, तो मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा घाटे का सौदा होता है। और उसके बाद भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे कोई और प्रैक्टिस करने जाता ही नहीं है। और ऑफ कोर्स जो मतलब वहाँ पे ओलंपिक कमेटी और ये सारी चीज़ों का भी रूल आता है, बट वो आगे देखेंगे वीडियो में। बट बेसिक चीज़ें ये है कि वहाँ पे पहले तो कोई उसके बाद जैसे इवेंट्स हो गए उसके बाद खेलने जा नहीं जाता वहाँ पे, और उससे बड़ी चीज़ वहाँ का मेंटेनेंस होता है ना, उसके पैसे हर साल चले जाते हैं, वहीं पे चलती रहती है। आपने देखा होगा कि आप कोई इवेंट खेलने गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग गाँव जैसी चीज़ें होती है, वहाँ पे आपकी बैडमिंटन की टूर्नामेंट्स होती होगी। गांव इन द सेंस कि वो कुछ ऐसे कोर्ट्स होंगे कि वो बोलते हैं ना कि टॉप लेवल के नहीं होते हैं, तो वही स्पॉन्सरशिप और बजट वाली चीज़ें उसके अंदर आती है। भी कोई अलग से ओलंपिक विलेज नहीं बनाया गया, बल्कि कॉलेज और हॉस्टल के जो डॉर्म रूम थे वही प्रोवाइड किए गए और बाकी सारा पैसा स्पॉन्सरशिप से आ रहा था। सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब कुछ वहां पर प्राइवेट थी। इसीलिए ये वाले ओलंपिक बड़े सक्सेसफुल होते हैं और प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। इनफैक्ट लॉस एंजलिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को $150 मिलियन का प्रॉफिट होता है। अब आइडियली तो ये मॉडल बाकी कंट्रीज में रेप्लिकेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसकी सक्सेस को देखते हुए बाकी कंट्रीज अब दोबारा से ओलंपिक्स में इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। 1988 के सियोल ओलंपिक में भी ऑर्गेनाइजर्स को $288 मिलियन का प्रॉफिट होता है। इसलिए एक बार फिर से इन गेम्स के लिए लॉबिंग शुरू हो जाती है। 2000 वाले गेम के लिए 8 कंट्रीज बिड करती हैं और 2004 वाले गेम के लिए 11 कंट्रीज बिडिंग पर उतर आती हैं। अब एक बार फिर से जो लेवरेज था वो आईओसी के पास चला जाता है। आईओसी उसी कंट्री को चुनना चाहती है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और एम्बिशियस प्लान सबमिट करता है। 1992 के बाद से आईओसी कई सारे नए स्पोर्ट्स को भी ऐड करती चली गई और उनकी होस्ट कंट्री से जो डिमांड थी वो भी बढ़ती चली गई। अब कंट्रीज को बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए खर्च करना पड़ रहा। आप इस चीज़ को एज एन बिज़नेस ले सकते हो। आप कभी भी ओलंपिक्स को ऐसा मत समझो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना पड़ता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जो चीज़ ये बता रहे हैं ये एक बिज़नेस ही होती है। जब तक उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जैसे इंडिया होस्ट करने का बता रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा बिड नहीं करेगी ना कि भाई इतने पैसे हम लगाने के लिए रेडी हैं, समझ रहे हो? तो तब तक ये चीज़ें एज एन बिज़नेस ही चलती है। जो टीवी ब्रॉडकास्ट करेगा, जो मतलब इंडिया जैसे बोलता है कि मैं 500 मिलियन डालेंगे इतने पैसे, तो हम भी सोचेंगे कि 600 मिलियन वापस आए। बट वहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है, ये जो अभी ये बता रहे हैं वो। तो ये एक बिज़नेस लेके चलो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और ये सारी चीज़ें होती है, बट ये एक बिज़नेस है इन दी एंड। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो देखा अभी एक चीज़ आपने नोटिस की कि 2 से 3 ओलंपिक्स ऐसे हुए जहाँ पे पहले मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे, और जो मतलब अटैक्स और सब कुछ हुआ उसकी वजह से मतलब बोलते हैं ना कि उनकी इमेज तो डाउन हुई, बट 2 से 3 ऐसे जैसे लॉस कोई लेने के लिए रेडी नहीं था। तब लॉस एंजलिस ने ऐसा बोला कि हम कोई भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो है हमारे पास उसी को यूज़ करके करेंगे। तो उनसे उनको प्रॉफिट हुआ और ऐसा 2 से 3 बार हुआ। तो उसके बाद ज़्यादा बोलते हैं ना कंट्रीज़ को भी इंटरेस्ट आया और आईओसी वहीं पे ऊपर आ गया। आईओसी इन द सेंस ओलंपिक कमेटी ऊपर आ गई कि अब बिड दो और ज़्यादा कंट्रीज़ आए। तो ये एक बिज़नेस है, आप समझ लो। आप कभी भी ये चीज़ आप नोटिस करके रखना कि और समझ के भी रखना कि ये चीज़ आप गेम्स को बढ़ावा देने वाली चीज़ें नहीं है। था। ये चार्ट देखो, स्पेन ने 1992 ओलंपिक्स में $11 बिलियन खर्च करे थे, जो उनके ओरिजिनल बजट से 266% ज्यादा था। इनफैक्ट इसके बाद के सारे ओलंपिक में जो बजट है वो ओवररन हुए हैं, और ये सारी तो सिर्फ ऑपरेशनल और कंस्ट्रक्शन वाली कॉस्ट है। इसमें होस्ट सिटी के जो ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा होता है, वो सब तो इंक्लूडेड ही नहीं है। 2000 के ओलंपिक के लिए सिडनी ने 18 नए वेन्यूज और एथलीट्स के लिए हाउसिंग बिल्ड करी थी। 2004 के ओलंपिक के लिए एथेंस ने 22 नए वेन्यू बनाए थे। एथेंस की जो कॉस्ट थी वो भी 49% से ओवररन कर गई थी। कई लोग ये मानते हैं कि इतने कॉस्टली ओलंपिक की वजह से ही ग्रीस में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रीस में बाद में रिसेशन तक आ गया था। कोई भी सिटी जब ओलंपिक्स के लिए चुनी जाती है तो उसे वेन्यू से लेकर अकोमोडेशन, सिटी की ब्यूटिफिकेशन, सिक्योरिटी, हर एक चीज के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इनफैक्ट ओलंपिक्स की बिडिंग करने के लिए भी जो कंसल्टेंट हायर होते हैं, सिर्फ उसी में ही बहुत मोटा खर्चा हो जाता है। टोक्यो ने 2016 के ओलंपिक्स के लिए बिडिंग करी थी और इस बिडिंग में ही उनके $150 मिलियन खर्च हो गए, और इस गेम की बिडिंग में टोक्यो जीत भी नहीं पाया। होस्ट सिटीज जनरली इतना खर्चा इसलिए कर देती है क्योंकि उन्हें अगर आपको समझना है ये, तो ये बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई एक बजट है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस जगह पे ओलंपिक्स करवाने हैं, ठीक है,
तो वो ओलंपिक्स में कैसे लोग रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, उस सिटी पे जहाँ पे करवानी है उसके ब्यूटिफिकेशन और सारी चीज़ें, उसके लिए भी एक कंसल्टेशन फर्म होती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं कि ये देखो हमारे पास इतना है, हम इतना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बताएं। तो वही ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टोक्यो जिसने बीड की थी तो उतने ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं, उसके बाद भी उनको ओलंपिक्स होस्ट करने का मौका नहीं मिला था। तो समझ रहे हो, पहले ही 150 बिलियन का तो भाई वो लोग फॉर लॉस कर चुके हैं। तो यही चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर अभी और डिटेल्स अभी आगे आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में उनकी टीम के काम आएगा। इनफैक्ट होस्ट सिटीज का आधे से ज्यादा जो बजट है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे और एयरपोर्ट बनाने में चला जाता है। इन्हें उम्मीद होती है कि ओलंपिक से जो लाइमलाइट मिलेगी उससे वो कंट्री में टूरिज्म बढ़ा पाएंगे। आईओसी ने खुद अपनी वेबसाइट पर ओलंपिक होस्ट करने के लिए जो बेनिफिट बताए हैं उसमें सारी चीजें लिस्ट करी हुई है, लेकिन एक्चुअल रिसर्च कुछ और ही सजेस्ट करती है। चाइना ने 2008 के ओलंपिक के लिए $450 मिलियन खर्च करे थे। 90,000 सीटर्स का एक स्टेडियम बनाया था जिसे बर्ड नेस्ट बोला जाता है। इनका सोचना था कि बाद में शायद जो उनकी लोकल फुटबॉल टीम है वो यहाँ पे खेला करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन्हें अब हर साल इस स्टेडियम को सिर्फ मेंटेन करने के लिए $10 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही सिडनी के ओलंपिक्स ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए हर साल $30 मिलियन की जरूरत पड़ती है, जो कि वहां के टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। इसीलिए इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इसे व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है, और ऐसे व्हाइट एलिफेंट हर होस्ट सिटी में छूट चुके हैं। ब्राजील ने ये अगर इंडिया में बनते हैं तो अभी देख लो कि अभी अहमदाबाद में मैं खुद रहता हूँ, तो उस बड़े बोलते हैं ना कि उस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें नहीं है। एक क्रिकेट स्टेडियम है और दूसरे 2-3 है, बट बहुत छोटे छोटे स्टेडियम्स हैं कि उसको आप उस लेवल का बड़ा नहीं बोल सकते। बट अगर 2036 में ओलंपिक्स यहाँ पे होते हैं और होस्ट करती है इंडिया, जो अहमदाबाद में होगा, तो और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। बट इश्यू क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद जो इवेंट्स और सब कुछ तो हो गया, उसके बाद सबसे बड़ी इश्यू आएगी कि जैसे जो भी कोई फॉर एन एग्जांपल एक बहुत बड़ा बैडमिंटन का जो उन्होंने क्लब बना दिया जहाँ पे ओलंपिक्स हो गए, ठीक है, तो उसके बाद ओलंपिक्स तो फिनिश हो गए, बट उसके बाद भी वहाँ की फ़ीस और वो सब कुछ होता है ना, वो टॉप नॉच लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जो प्लेयर्स होंगे या फिर कोचेज़ होंगे वो वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑफकोर्स वो लोग अपनी प्राइवेट या फिर जो कोई गवर्नमेंट होगी वहाँ पे जाके खेलने की कोशिश करें जहाँ पे कम पैसे हो। तो वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था सिर्फ ओलंपिक्स के लिए, वो तो वैसे का वैसा ही पड़ा है। और ऊपर से जो लोग टैक्स देते हैं उनका पैसा लगता है ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसको मैनेज करने में, कि भाई वो वैसा का वैसा ही रहे, ऐसा भी नहीं कि उसको अलग करके जब बना दिया जाए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो अभी क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो यूएसए में था, यूएसए में भी था। स्टार्टिंग का जितना फेज़ था वहाँ पे जो एक क्रिकेट का ग्राउंड था ना, वो पूरा का पूरा सिडनी से वहाँ से पिच ले गए थे। सोचो ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, वहाँ से पिच लेके गए थे, और जो उसके आसपास पूरा का बोलते हैं ना कि बैठने का पैवेलियन और सब कुछ था, वो सारा का सारा असेंबल्ड था। उन लोगों ने 3 से 4 महीने में वो पूरा का पूरा स्टेडियम बनाया था। समझ रहे हो, स्टेडियम बनाया 4 महीने में। जैसे ही वर्ल्ड कप फिनिश हुआ वो स्टेडियम डिसेंबल हो गया, मतलब वहाँ से हटा दिया गया। तो ये चीज़ अगर आइडिया अप्लाई करते हैं तो वो बेस्ट रह सकता है। आप समझ रहे हो, आप अगर ये सारी चीज़ें जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अहमदाबाद में कोई ऐसा स्टेडियम बन रहा है कि जो डिसेंबल हो सकता है, तो वो एक प्रॉफिटेबल चीज़ में बेटर हो सकती है। जैसे अभी उन्होंने चाइना का एग्जांपल दिया ना कि इतना बड़ा वो बर्ड नेस्ट बनाया था उन्होंने, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, उसको डिसेंबल नहीं कर सकते हो आप। वो जगह को वहाँ से उठा के वो कहीं और नहीं रख सकते हो। तो वही चेंजेस यहाँ पर आप ऐसा एग्जाम्पल भी, मतलब ऐसी चीज़ें भी ले सकते हो। 2016 ओलंपिक के लिए तकरीबन 27 नए वेन्यूज बनाए थे, जिसमें से 12 तो एक भी बार ओलंपिक के बाद यूज नहीं हुए। चाइना ने टोटल $40 बिलियन खर्च करे थे, लेकिन उनका रेवेन्यू सिर्फ $3.6 बिलियन का था। और जिस चीज से होस्ट कंट्री सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी टेलीविजन के जो राइट्स होते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आईओसी अपने पास रख लेता है। यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ओलंपिक होस्ट करना काफी बड़ा घाटे का सौदा है। और हमारे यहाँ भी 2010 में आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। इन गेम में बहुत जम के करप्शन हुआ था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक स्विस फर्म को 141 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, जो ओरिजिनल से 3 गुना ज्यादा था। उस टाइम पर एक टॉप की जो ट्रेडमिल थी 7 लाख रुपए की आती थी, और इन्होंने 9 लाख रुपए की ट्रेडमिल हायर करी। और ये तो कुछ भी नहीं है। टिश्यू पेपर आप देख लो, एक छोटा सा पैकेट कितने का आता है? 70-80 रुपए का। कैग की रिपोर्ट में पता चलता है कि एक टिश्यू पेपर की बिलिंग में। आप एक काम करना, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार जाना और ये कॉमनवेल्थ गेम्स वाला जो पार्ट हुआ था ना, उसके करप्शन जाके देखना, आपको
किस लेवल का करप्शन दिखेगा। उन्होंने 5-5 रुपए की चीज़ें है ना 500-500 हज़ार रुपए में बेची थी। अगर आपका एक मूवी भी है जिसके अंदर इसको है ना फोर शेडो किया गया है, मतलब बताया गया है, वो है फुकरे मूवी जाके देखना। उसके एंड में उनको जो खजाना मिलता है ना, फुकरे 2 है शायद, उसके अंदर जो खजाना उनको मिलता है ना, वो इसी का फोर शेडोइंग है कि एक नेता ने बहुत बड़ा ये मतलब करप्शन किया, बहुत बड़ा करप्शन था। वहाँ से जो लोग यहाँ पर रहने आए थे, जैसे कोई स्पोर्ट्स एथलीट हो या फिर कुछ भी हो, उनके जो बोलते हैं ना कि एक बेड की उस लेवल के खर्चे भी नहीं होते, बहुत सस्ते आते हैं वो। उसको जैसे फॉर एन एग्जांपल 1000 रुपये का है तो उसको 10,000 मतलब 10,000 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ इसमें बेचा गया था। मतलब करप्शन इस लेवल का हुआ था ना भाई, सब मतलब जहाँ से बजट बन के आ रहा है उन लोगों को तो भाई 5 रुपये का भाई 5,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, सोच रहे हो। तो ये करप्शन इंडिया में हुआ था। तो इसी वजह से एक और रीज़न है कि इंडिया में ओलंपिक्स इस चीज़ पे नहीं होने चाहिए भाई साहब। पूरा बोलते हैं ना कि बार ये अभी कंट्री ऊपर थोड़ी बहुत आ रही है, वो नीचे जा सकती है। और जहाँ तक रही बात टूरिज़्म की, टूरिज़्म उस लेवल का इंडिया में जो अभी न्यूज़ आपने देखे होंगे आसपास के, तो टूरिज़्म थोड़ा बहुत कम हो रहा है। और जहाँ तक हम आसपास की हमारी चीज़ें एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें चेंज नहीं करते हैं तब तक कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, आप समझ लो। आप खुद जैसे मैं हूँ तो मैं भी जिम्मेदार देता हूँ कि ये चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं खुद जितना मेरे से हो सकता है उतना करता हूँ, बट आप भी ले सकते हो। जब तक आपके आसपास की चीज़ें ठीक नहीं होगी, सेफ़ नहीं होगी, तब तक टूरिज़्म तो छोड़ दो, ये चीज़ें नहीं बढ़ने वाली और कम ही होगी। तो ऐसे करप्शन होते ही रहेंगे। आपको कहीं पे करप्शन दिख रहा है तो आप उसके सामने आवाज़ उठाओ प्लीज़। आपको कहीं पे दिख रहा है ये चीज़, अगर आपको नोटिस करनी है तो पुराने पेपर्स जाके पढ़ लेना, पुराने जितनी चीज़ें वो जाके देखना कॉमन। तो वही चीज़ है, आप ये सारी बेसिक चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप एज एन प्लेयर भी, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेडल नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। 1-2 और चीज़ें मैं बताऊंगा, बट वीडियो अभी इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1-2 और चीज़ें बताऊंगा कि क्यों बोलते हैं ना कि मेडल टैली में हम लोग बहुत नीचे ही रहते हैं और कुछ कंट्रीज़ होती है वो हमेशा ऊपर ही रहती है, तो बताऊँगा आगे। का कैग की रिपोर्ट में पता चलता है कि एक टिश्यू पेपर की बिलिंग में इन्होंने 1600 रुपए की बिलिंग करी थी। फर्स्ट एड की किट जो बढ़िया से बढ़िया आज भी आपको 1000 रुपए में मिल जाती है, लेकिन इतने सालों पहले ये 5 से 6000 रुपए में खरीद रहे। इन गेम्स का टोटल बजट 296 करोड़ होना था, लेकिन एक्चुअल में 28,000 करोड़ खर्च होते हैं इसमें, यानी ओरिजिनल बजट से ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा खर्चा किया था। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल मीडिया में इसको बहुत तारीफें नहीं मिली थी, उल्टा कई सारी कंट्रीज ने गंदगी की कंप्लेंट करी थी। गेम से कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जहां पे ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, उसके बाहर का एक फुट ओवरब्रिज टूट के गिर गया था। तो ये सारी चीज़ें की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि इंडिया में जो माइंडसेट है ना वो यही है कि कुछ भी हो जाए, दूसरे का जो भी पैसा है, कुछ भी है जो गवर्नमेंट दे रही है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल से, सेंट्रल जैसे मेन इतना फंड आता है कि गवर्नमेंट को दिया जाता है कि आप ये जो स्पोर्ट है ना इसको इतने पैसे फंड दिया जाता है, हमेशा आता है, इतने पैसे आते हैं, ठीक है। वहाँ से जाते हैं स्टेट तक जब पैसे पहुँचते हैं, बीच में कोई होता है जो अपना जो बोलते हैं ना कि अपना कमीशन लेके भाग जाता है। देन वहाँ से जो स्टेट के पास पैसा आया वो जैसे फॉर एन एग्जांपल 1000 रुपये थे तो उसके अभी तक तो 500 या 600 रुपये हो चुके हैं। वहाँ से आएगा स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से जाएगा, मतलब स्टेट लेवल से जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ और उनके पास है उसके बीच में वापस जो 600 रुपये हैं वो वापस 300 के आसपास हो जाएंगे जो उन लोगों ने खा लिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास से जब वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा तब तक स्टूडेंट के हाथ में वो 5 रुपये 10 रुपये ही बन जाएंगे। अलॉट कितने हुए थे? 1000 रुपीज़। आप समझ रहे हो, एक प्लेयर के नाम पे या फिर 2 प्लेयर के नाम पे 1000 रुपये अलॉट हुए थे, तो वहाँ तक कितने हो जाते हैं। तो सोचो किस लेवल का करप्शन है। तो इंडिया में वो माइंडसेट ही नहीं है कि हमें आगे बोलते हैं ना कि भाई आ नहीं रहे हैं, मेडल्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। ये करप्शन, एक प्लेयर के लिए पैसे अलॉट होते हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, ये नहीं देती, वहाँ पे आते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन्स या फिर कुछ भी देख रहे हो, वीडियो निकालो उन लोगों का और बताओ कि यार ये पैसे इतने अलॉट हुए हैं। आप खुद भी जो गवर्नमेंट की साइट्स होती है ना वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि यार हमारे स्पोर्ट पे इस बार कितने पैसे अलॉट हुए हैं और हम तक उतने पैसे आए भी नहीं है। सवाल जब तक नहीं उठाओगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ होती है उनको जाके पूछोगे यार इतने पैसे अलॉट क्यों नहीं हुए हैं, आप तो इतना होता है तो भी फीस इतनी ज़्यादा क्यों ले रहे हो। साइड से जो अगर कोई पैसे मांग रहा है आपसे सब कुछ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाओ, तब तक ये चेंजेस नहीं आने वाले हैं। चाहते हो इंडिया में ओलंपिक्स हो या फिर ये सारी चीज़ें हो, तो ये सारी चीज़ें बेसिक जब तक चेंज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला।
ये ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक हमारा रहा है और हमने तो सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए थे। होस्ट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो यूजुअली क्लेम करती है कि ओलंपिक होस्ट करने से उनके यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बूम कर जाएगी, लेकिन कुछ ओलंपिक के बाद जो स्टडी निकाली गई है उससे पता चलता है कि ये बूस्ट बड़ा टेम्परेरी सा होता है। जॉब्स भी जितनी क्रिएट होती हैं वो टेम्परेरी नेचर की होती है। टूरिज्म पर भी बड़ा नॉमिनल सा असर पड़ता है। जैसे बार्सिलोना के ओलंपिक के बाद वो यूरोप की 6th मोस्ट विजिटेड सिटी बन गई थी, लेकिन सिडनी और वैंकूवर में आप देखो बड़ा नॉमिनल सा इंक्रीज हुआ था। इनफैक्ट लंदन और बीजिंग में तो ओलंपिक के बाद यहाँ पर टूरिज्म कम हो गया था। जब ओलंपिक चल रहे होते हैं तो अगर कोई बड़ी सिटी में होते हैं तो वहां पे लोग जाना अवॉइड करते हैं, सोचते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का रिस्क है, क्राउडिंग होगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, तो बाद में जाएंगे, और कई बार इसी वजह से टूरिज्म यहाँ पर कम हो जाता है। तो बेसिक इसका एग्जांपल एज एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से दूं तो जैसे वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ था लास्ट ईयर में, यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो अहमदाबाद में यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यहाँ पे हुआ था ना वर्ल्ड कप की जो फाइनल और सारी चीज़ें हुई थी, तो यहाँ पे जितनी होटल्स हैं और सब कुछ है ना उसके जो प्राइसेस आप बोलो ना तो जैसे 1000 रुपीज़ की है वो 5000 6000 के ऊपर चली जाती है, आप समझ रहे हो। तो इतना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई भी फॉर एन एग्जांपल बाहर से कोई अमेरिका से कोई सिर्फ घूमने आया है टूरिज़्म या फिर देखने आया है कि ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है कुछ भी, तो वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, समझ रहे हो। वो सोचेगा कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, मैं जगह पर नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं घूम नहीं पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो लोग अवॉइड करते हैं जब बड़ा इवेंट वहाँ पर हो रहा हो। तो टूरिज़्म की जब तक बात हुई तो मुझे नहीं लगता है कि टूरिज़्म बढ़ सकता है। ओलंपिक होस्ट करने को लेकर जो बड़े बड़े क्लेम आईओसी अपनी वेबसाइट पे लिख के दिखाता है ये पूरी तरह से फर्जी क्लेम्स हैं, और इसीलिए 2024 ओलंपिक के लिए सिर्फ पेरिस और लॉस एंजलिस ने ही बिड किया था। वैसे बोस्टन और बुडापेस्ट ने भी बिड किया था, लेकिन वहां की पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा कि इन्हें बिड अपनी वापस लेनी पड़ी। वही प्रॉब्लम इंडिया में कि इंडिया में बोलते हैं ना कि एक साथ मिलकर कोई लोग ये चीज़ करते ही नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि दूसरी भी 2 कंट्रीज थी पर वहाँ के लोगों ने बोला कि यार हमको ये डेट नहीं चाहिए इंडिया में, मतलब हमारी कंट्री में। तो लोगों की मानी जाती है जब तक बहुत ज़्यादा आवाज़ ना उठाओ। अगर 2036 में ओलंपिक्स हो रहे हैं तो पहले उनसे पूछो कि क्या आपका प्लान्स हैं, क्या बिड करने से पहले एज एन पब्लिक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे। जब तक आप ये सारी चीज़ें ट्विटर पे फालतू के आप जो चीज़ें चलाते रहते हो कि ये हैशटैग चल रहा है, वो फालतू के हैशटैग चल रहे होते, ये हैशटैग्स क्यों नहीं होते हैं कि यार इतना बड़ा ही चीज़ होने जा रही है, आप हमको बताओ कि आप कैसे करने वाले हो, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दो। सिर्फ आप वर्ल्ड डोमिनेशन पे इंडिया को दिखाने के लिए जो पैसे जाएंगे वो तो यही होंगे। सेकेंड चीज़ हमारे ही होंगे, टैक्स पेयर्स और उनके ही होने वाले हैं। सेकेंड सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पे जॉब्स होगी, यहाँ पे जैसे कोई स्टेडियम बन रहा है तो वहाँ पे जो काम करने के लिए जिन लोगों को बुलाया गया तो स्टेडियम बन गया, उनके बाद वो तो भाई उनका काम नहीं होगा, वो टेम्परेरी बेसिस पे होगा और पैसे भी उस लेवल पे उनको नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एज एन लॉस ही जाती है। जो आईओसी है, जो ओलंपिक कमेटी है, वो तो कुछ ना कुछ करके, कुछ भी करके, जैसे अभी उन्होंने बताया कि जो ब्रॉडकास्टिंग के पैसे होते हैं उसमें भी उनका पार्ट होता है, समझ रहे हो, कि उनको उसमें से भी मिलेगा। जैसे एग्जांपल कोई भी इंडिया की चैनल या फिर कुछ भी ले लो, वहाँ पे अगर टेलीकास्ट हो रहे हैं ओलंपिक्स, कोई भी ओलंपिक्स वहाँ पे हो रहे हैं तो उसका भी कुछ पार्ट आईओसी तक जाएगा, समझ रहे हो। तो वो लोगों का तो प्रॉफिट हर एक चीज़ में होने वाला है। और उसमें भी जो मैं चीज़ बोल रहा था ना आपको एक्सप्लेन करने का, वो आपको बता देता हूँ अभी। तो यूएसए आपने देखा होगा कि हमेशा टॉप लेवल पे होता है, सारे गोल्ड मेडल सब कुछ वहीं पे होता है। आप जितने 6-7 आप लास्ट ओलंपिक्स और उसके पहले के भी जितने ओलंपिक्स देखो, वहाँ के जो मेन होते हैं ना आईओसी का जो मेन होते हैं वो हमेशा आपको अमेरिकन या फिर यूरोपियन के आसपास का ही मिलेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न आपको बता दूं, अगर वो ही है तो वो ही मेन है। जैसे मैं एग्जाम्पल इंडिया का मैं मेन हूँ और मैं ही पूरे वर्ल्ड के ओलंपिक्स को मैं चला रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं मेरे इंडिया के जो स्पोर्ट्स होंगे उसको आगे लेके जाऊँगा। बट वहीं पे एक बोलते हैं ना कि एक गलत चीज़ आ जाती है कि जैसे मैं इंडिया में कबड्डी है वो बहुत बूम कर रही है, बहुत ज़्यादा, कि हम लोग कबड्डी में बहुत बेस्ट हैं। बट कबड्डी के 2 या 3 ही इवेंट होते हैं, ओके, जैसे वुमेन्स है, मेंस है और कुछ 1-2 और हो जाएंगे, मतलब 2 या 3 ही है। तो इंडिया मैक्स टू मैक्स उसमें 1 गोल्ड मेडल ला सकता है या फिर 2 ला सकते हैं या फिर 3 ला सकता है, ठीक है। बट जो यूएसए ने चीज़ की ना कि स्विमिंग में उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच लेवल का है, समझ रहे हो, जो स्विमिंग में है वो, कि उनके जैसा बोलते हैं ना कि स्विमिंग पूल बोल रहा हूँ मैं, तो स्विमिंग के रिलेटेड जो बोलते हैं ना कि माइकल फेल्प्स जो ऑल टाइम बेस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा बताते हैं उनको, ठीक है। तो उनको भी उनके पास ऐसे हज़ारों मेडल देखे होंगे, हज़ारों नहीं बहुत ज़्यादा मेडल देखे होंगे, उनकी फ़ोटो भी देखी होगी आपने, और नहीं होगी तो मैं यहीं पे कहीं पे लगा दूंगा। तो वो फ़ोटो अगर आपने देखी हो तो इतने ज़्यादा आप सोच रहे होगे कि यार 2 या 3 ही इवेंट होती है तो इनके पास इतने ज़्यादा मेडल्स कैसे हैं। और उन पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ मैं, ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, उन पे कोई क्वेश्चन क्या कुछ भी नहीं उठा रहा हूँ मैं, टॉप लेवल है वो पर्सन। बट मैं क्वेश्चन ये चीज़ पे उठा रहा हूँ कि वहाँ पे पहले 12 या
13 ही इवेंट्स थी स्विमिंग के रिलेटेड, समझ रहे हो। अभी अगर आप जाके देखो तो 28 या 29 इवेंट्स है। आप समझ रहे हो कि जिस चीज़ में, जैसे मैं कबड्डी में मैंने एग्जांपल दिया था कि 3 ही इवेंट है, तो मैं एज एन हायर ऑडियंस, मैं मतलब मेरी ही है, पूरा का पूरा ओलंपिक्स में ही चला रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि 3 इवेंट है उसको तोड़ मरोड़ के कुछ भी करके 10 या 12 इवेंट कर दूँगा। तो इंडिया के पास कितने और मेडल्स आने के चांसेस हैं? 10 या 12 हो गए, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत, ये आप सोच रहे हो कि जैसे हम लोग तो कुछ ही स्पोर्ट खेलते हैं इंडिया में, स्विमिंग तो क्या बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया का नाम भी नहीं हो, जो खेलते भी नहीं है, तो वो चीज़ आ भी नहीं है। इवन कबड्डी को अलाउ नहीं किया गया है इसके अंदर, ये बेसिक चीज़ है। चेस को अलाउ नहीं किया गया है। इवन उन्होंने ब्रेक डांस, समझ रहे हो, ब्रेक डांस जिसके अंदर पता नहीं, मैंने देख के ये चीज़ समझ आई कि इसमें कर क्या रहे हैं लोग, उसको भी इन लोगों ने IOC ने अलाउ कर रखा है। बट जैसे बेसिक कबड्डी है और ये चेस है, ये सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अलाउ नहीं कर रखी है। तो आप समझो कि पूरा मैं ही चला रहा हूँ, तो मैं मेरी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें करूँगा। तो ये इस चीज़ में यही चीज़ें बताई जा रही है कि IOC का तो इसमें मैंने पहले बात की थी ना, जो एज एन बिज़नेस है, तो इन लोगों का तो प्रॉफिट हर एक चीज़ में है। बट एज एन दूसरी कंट्रीज़ देखो, जैसे हम ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज़ तो करेंगे, बट क्या आप करप्शन को ठीक कर पाओगे? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद बनेगा उसको ठीक कर पाओगे? क्या टूरिज़्म सच में बढ़ेगा? उसके एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग कि कुछ भी नहीं बढ़ता है, कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। तो नहीं होने चाहिए। एज एन स्पोर्ट्स एथलीट में मैं बताता हूँ कि इवन मैं तो चाहूँगा कि मैं तो यहीं पे अहमदाबाद में रहता हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि यहीं पे हो, समझ रहे हो, कि इंडिया में हो। बट स्टिल चाह होना, और जो बोलते हैं ना कि इंडिया को एज एन बैक पीछे लेके जाना, बहुत मेहनत के बाद ऊपर आई है इंडिया, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस के बाद इंडिया ऊपर आई है। ऐसे इवेंट्स जैसे कॉमनवेल्थ ने इंडिया को बहुत पीछे कर दिया था, समझ रहे हो, कि पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार इतना बड़ा करप्शन कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे हो सकती है। वो हुई थी, आप जाके पढ़ लेना, बहुत कॉमनवेल्थ पूरा करप्शन देख लेना। इसमें तो 2.5 लाख लोगों ने ओलंपिक बिड के अगेंस्ट पिटीशन साइन कर दी थी, और बॉस्टन के भी मेयर ने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी सिटी के फ्यूचर को गिरवी नहीं रख सकता हूं। IOC को पता था कि शायद 2028 में कोई भी बिड करने नहीं आएगा, इसीलिए 2024 का होस्ट उन्होंने पेरिस को बनाया, और उसी टाइम पे 2028 का होस्ट उन्होंने लॉस एंजलिस को बना दिया। 2021 में 2032 के ओलंपिक के लिए बिडिंग की गई थी, लेकिन प्राइवेटली की गई थी ताकि ज्यादा पब्लिक आउटरीच ना हो और सिटीज में ज्यादा फियर्स कॉम्पिटिशन ना हो। 2032 का जो ओलंपिक है वो ब्रिस्बेन में होने वाला है, लेकिन IOC ने इस बार कुछ चेंज करा है। शायद वो लॉस एंजलिस वाले एक्सपेरिमेंट से सीख गए, जैसे होस्ट सिटी जितना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अब बस वही यूज कर सकती है, या फिर जो भी बिल्ड करेगी वो टेम्परेरी वेन्यू बिल्ड कर सकती है, जिससे कि कॉस्ट जो है वो ज्यादा नहीं आएगी, जैसे 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में किया गया था। इस बार IOC ने पार्टनरिंग भी अलाउ करी है, यानी 2-3 सिटीज मिलकर भी इसको होस्ट कर सकती हैं। और कई सारे लोग अब ये भी सजेस्ट करते हैं कि ओलंपिक के लिए कुछ फिक्स वेन्यूज रखने चाहिए, जिससे कि वहीं पे बार-बार करवाया जाए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में पैसा खर्च होता है या जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है वो ना झेलना पड़े। मेरे ओपिनियन में अगर देखा जाए तो भारत अभी इस तरह के एक्सपेंस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसीलिए हमें 2036 के लिए बिड नहीं करना चाहिए। हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए अपना स्पेस प्रोग्राम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। हम जितना पैसा एक गेम होस्ट करने में लगाएंगे, अगर उसका एक फ्रैक्शन भी भारत के स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लगा दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। भैया मेडल जीत पाएंगे, भारत में स्पोर्ट कल्चर डेवलप हो जाएगा। अगर इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा के पहले उसको ठीक कर लिया जाए, ये भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं होगा। वरना क्या फायदा, पता चला ओलंपिक होस्ट करा, सड़कों पे पानी भर गया और स्विमिंग कंपटीशन में जो प्लेयर्स आए वो स्विम कर करके वेन्यू तक पहुंचना पड़ रहा है उनको। पैसे तो बर्बाद होंगे ही और इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो जाएगी, वो अलग।